हेलो फ्रेंड्स, अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने एक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और उसके जो विभिन्न पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। आगे आज अपन जो है वो सेल का जो सेकंड पार्ट, सेल साइकिल, कोशिका चक्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेल साइकिल देखिए, कल अपन ने एक बात पढ़ी थी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है नव कोशिका सिद्धांत के अनुसार। तो किस प्रकार से एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, जनन कोशिका से संतति कोशिका जो बनती है या संतति कोशिका फिर विभाजित होकर एक नई कोशिका का निर्माण करती है। कोशिका के निर्माण से लेकर और विभाजन तक का जो समय है उसको बोलते हैं कोशिका चक्र। जनन कोशिका से संतति कोशिका बनना, संतति कोशिका से फिर नई कोशिका का निर्माण होना, यानी एक सिंगल सेल के निर्माण से नई कोशिका का जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं कोशिका चक्र। आगे यदि अपन बात करें तो कोशिका चक्र जो होता है वो दो अवस्थाओं के रूप में होता है, अंतरावस्था और एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था इसको बोलते हैं। कोशिका चक्र दो अवस्थाओं के अंदर होता है, अंतरावस्था इंटरफेज या एम प्रावस्था जो होता है। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो अंतरावस्था जो होती है वो तीन भागों में, तीन चरणों के अंदर विभाजित होती है, जिसके अंदर होता है जी फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, प्रथम वृद्धि काल, एस प्रावस्था सिंथेटिक पीरियड यानी संश्लेषण अवस्था, और जी सेकंड ग्रोथ पीरियड यानी द्वितीयक वृद्धि काल। आगे यदि अपन बात करें तो जो जीवन प्रावस्था होती है उसके अंदर 30 से 40% समय लगता है। कोशिका चक्र का जो 30 से 40% समय है वो जीवन प्रावस्था के अंदर लगता है। इसके अंदर जो सेल होती है, कोशिका के अंदर वृद्धि होती है, इसके अंदर इस टाइम के अंदर सेल के अंदर वृद्धि होती है और डीएनए के संश्लेषण के लिए और जो प्रोटीन और आरएनए है उसका संश्लेषण है वो जीवन प्रावस्था के अंदर होता है। डीएनए के लिए प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण जीवन प्रावस्था के अंदर होता है। अगली जो प्रावस्था है वो है एस प्रावस्था। एस प्रावस्था के अंदर जो है वो डीएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रावस्था के अंदर कोशिका चक्र की अंतरावस्था की एस प्रावस्था के अंदर डीएनए का समय लगता है और इसके दौरान 20 से 30% कोशिका चक्र का 20 से 30% जो समय है वो लगता है एस प्रावस्था के अंदर। अगली है G2 प्रावस्था, सेकेंड ग्रोथ पीरियड। इसके अंदर 10 से 20% जो समय होता है वो G2 प्रावस्था के अंदर लगता है और G2 प्रावस्था के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण G2 प्रावस्था के अंदर होता है। कोशिका चक्र, नई कोशिका का बनने तक की जो प्रावस्था होती है वो कोशिका चक्र होता है। दो अवस्थाओं के अंदर, अंतरावस्था इंटरफेज, एम प्रावस्था के अंदर। अंतरावस्था तीन प्रकार की होती है। जीवन फर्स्ट ग्रोथ पीरियड 30 से 40% का समय लगता है। कोशिका वृद्धि इसी के अंदर होती है और डीएनए के लिए आवश्यक प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण इसी के अंदर होता है। एस प्रावस्था के अंदर सिंथेटिक पीरियड जो होता है उसके अंदर अपन कहते हैं 20 से 30% का समय लगता है और इसके अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है। और जो G2
सेकेंड ग्रोथ पीरियड है उसके अंदर 10 से 20% समय लगता है और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो G2 प्रावस्था के अंदर होता है। आगे M प्रावस्था या इसको बोलते हैं विभाजन प्रावस्था, M प्रावस्था या इसको बोलते हैं विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था के अंदर 5 से 10% का समय लगता है। 5 से 10% जो समय है वो विभाजन प्रावस्था के अंदर होता है। विभाजन प्रावस्था के अंदर एक केंद्रक जो होता है, एक जो न्यूक्लियस होता है वो 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। विभाजन प्रावस्था में एक केंद्र जो होता है वो 2 केंद्रकों में विभाजित होता है। इस प्रकार इसमें संतति कोशिका का निर्माण जो होता है वो विभाजन प्रावस्था के अंदर होता है। कोशिका चक्र इस प्रकार से चलता है। कोशिका के चक्र के बाद आगे जो आता है, कोशिका चक्र के बाद अगली बात आती है कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन की यदि अपन बात करें तो पिछली क्लास में हमने नव कोशिका सिद्धांत पढ़ा था। नव कोशिका सिद्धांत जो है वो 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो की यदि अपन बात करें तो इन्होंने ये कहा कि नई कोशिका का निर्माण है वो पुरानी कोशिका से होता है। इसका मतलब नई कोशिका से यदि पुरानी कोशिका से यदि नई कोशिका बन रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है कोशिका लगातार क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो कोशिका विभाजन की यदि अपन बात करें कि कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था, तो कोशिका विभाजन के बारे में ही जो है वो रुडोल्फ विर्चो ने ही बताया था। कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन को 3 प्रकार से समझाया जा सकता है। तो कोशिका विभाजन में सबसे पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। असूत्री, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो समसूत्री और अर्धसूत्री को अपन थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। असूत्री विभाजन है वो थोड़ा सा जिसका एक्सप्लेनेशन है तो इसको यहीं पर पढ़ लेते हैं। ये जो है वो जीवाणु के अंदर, कवक के अंदर प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल जैसे जो जीव होते हैं उनके अंदर जो असूत्री विभाजन है वो पाया जाता है। इनमें इसको प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। असूत्री विभाजन को प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन, इसके अंदर एक लंबा केंद्रक होता है जो 2 केंद्रों के अंदर विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। असूत्री विभाजन के अंदर एक लंबा केंद्रक जो होता है वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक संतति कोशिका का निर्माण होता है। असूत्री विभाजन के बाद अपन बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि समसूत्री विभाजन जो होता है, माइटोसिस जो होता है वो सिर्फ कायिक कोशिकाओं में, यह है वो कायिक कोशिकाओं के अंदर मिलता है। और ये कायिक कोशिका है सोमेटिक सेल्स। पादप कोशिका में विभज्योतक के अंदर जो है वो समसूत्री विभाजन होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, विभज्योतक, पादप कोशिका के विभज्योतक के अंदर जो है वो
समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो संतति कोशिका के गुणसूत्रों के बराबर होती है और इसमें 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं के अंदर जो है वो सोमेटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। पादपों के अंदर जो विभज्योतक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसके अंदर जनन कोशिकाओं के अंदर और संतति कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो समान होती है और इसके अंदर 2 संतति कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। आगे जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन विभिन्न प्रावस्थाओं के अंदर है वो संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रावस्थाओं का अध्ययन करते हैं। समसूत्री विभाजन में मुख्य रूप से 3 प्रावस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले यदि अपन बात करें तो अंतरावस्था, इंटरफेस। अंतरावस्था एक मध्य अवधि होती है। 2 कोशिका विभाजन के जो मध्य की अवधि होती है उसको बोलते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करने का समय होता है। समसूत्री विभाजन की प्रथम प्रावस्था है अंतरावस्था। 2 कोशिका विभाजन के मध्य का जो समय होता है वो अंतरावस्था होता है और अंतरावस्था के दौरान कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का है वो संश्लेषण किया जाता है। दूसरी प्रावस्था, दूसरी अवस्था की यदि अपन बात करें तो समसूत्री विभाजन में दूसरी अवस्था के अंदर होता है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन है वो 4 अवस्थाओं के अंदर होता है। केंद्रक विभाजन 4 अवस्थाओं के अंदर होता है। अलग अलग अवस्थाओं में किस प्रकार होता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। केंद्रक विभाजन सबसे पहले अंतरावस्था थी, अंतरावस्था के बाद आता है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन 4 प्रावस्थाओं के अंदर होता है। 4 प्रावस्थाओं में, जिसमें सबसे पहली जो प्रावस्था है वो है प्रोफेज, पूर्वावस्था। प्रोफेज, प्रोफेज अवस्था जो होती है उसमें समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। समसूत्री विभाजन प्रारंभ, प्रारंभिक अवस्था भी इसको बोलते हैं या पूर्व अवस्था इसको बोलते हैं। इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्रोमेटिड का निर्माण जो है वो प्रोफेज अवस्था के अंदर होता है। अर्ध गुणसूत्र जो है वो सेंट्रोमियर के द्वारा है वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं और केंद्रिक व केंद्रीय झिल्ली है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और तारक काय जो होता है वो 2 तारक केंद्रों के अंदर विभाजित हो जाता है। प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन के प्रारंभ की अवस्था है। इसके अंदर गुणसूत्र का निर्माण होता है और अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं, अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वो सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इसके अंदर केंद्रिक व केंद्रिक झिल्ली जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और तारक काय जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है वो 2 सेंट्रियोल्स के अंदर विभाजित होता है। कल अपन ने पढ़ा था तारक काय जो होता है वो समसूत्री विभाजन में सहायक होता है, तो समसूत्री विभाजन के दौरान तारक काय के अंदर तारक केंद्रों का निर्माण होता है। तो प्रोफेज अवस्था के बाद अगली जो अवस्था आती है वो आती है मध्यावस्था या मेटाफेज।
मेटाफेज मध्यावस्था या मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो वो जो मेटाफेज अवस्था है, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। इसके दौरान तरकु रेशों का निर्माण, स्पिंडल फाइबर का निर्माण जो होता है वो मध्यावस्था में होता है। तरकु रेशों का निर्माण, तरकु रेशों का निर्माण जो होता है वो समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था के अंदर होता है। इस अवस्था के अंदर जो है वो सेंट्रोमियर तो मध्य में होते हैं और गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है वो बाहर की ओर होती है। बिल्कुल, सेंट्रोमियर मध्य में होते हैं और गुणसूत्र की भुजाएं बाहर की ओर होती है। मध्यावस्था के अंदर गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अंदर तरकु रेशों का निर्माण होता है और सेंट्रोमियर जो होता है वो मध्य के अंदर होता है और गुणसूत्र जो होता है वो बाहर की ओर होता है। मध्यावस्था के बाद अगली जो अवस्था आती है वो आती है एनाफेज, पश्चावस्था। तीसरी जो अवस्था है केंद्रक विभाजन की वो है पश्चावस्था या एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज अवस्था की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो क्रोमेटिड होता है, गुणसूत्र जो होता है वो क्रोमेटिड्स में, अर्ध गुणसूत्र के अंदर गुणसूत्र जो है वो अर्ध गुणसूत्र में विभाजित हो जाता है। पश्चावस्था में गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र में विभाजित हो जाता है, अर्ध गुणसूत्र के अंदर विभाजित हो जाता है। और इस अवस्था के अंदर, मध्यावस्था के अंदर हमने देखा था कि सेंट्रोमियर जो होता है वो मध्य में होता है और गुणसूत्र की भुजाएं जो है वो बाहर की ओर होती है। लेकिन इसके अंदर गुणसूत्र की जो भुजाएं होती हैं, गुणसूत्र की भुजाएं जो होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं और जो सेंट्रोमियर होता है वो बाहर की ओर, सेंट्रोमियर बाहर की ओर होता है। कोशिका विभाजन की पश्चावस्था, अर्ध गुणसूत्र, गुणसूत्र जो होते हैं वो अर्ध गुणसूत्र में विभाजित हो जाते हैं। गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है वो अंदर की ओर होती है और जो सेंट्रोमियर होता है वो बाहर की ओर होता है। अगली केंद्रक विभाजन की जो अगली अवस्था है वो है अंत्यावस्था या इसको बोलते हैं टीलोफेज। अंत्यावस्था या टीलोफेज, इस अवस्था के अंदर जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो समूह बना लेते हैं जिससे केंद्रक का निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि केंद्रक विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का समूह बनाकर केंद्रक का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है अंत्यावस्था। केंद्रक का निर्माण जो होता है वो होता है अंत्यावस्था के अंदर। हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये 3 अवस्थाओं में होता है। हमने अंतरावस्था पढ़ी, केंद्रक विभाजन पढ़ा। केंद्रक विभाजन में हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी, जिसमें हमने पहले पढ़ा पूर्वावस्था। पूर्वावस्था के अंदर जो है वो गुणसूत्र का निर्माण होता है, वो अर्ध गुणसूत्र के अंदर टूट जाता है।
केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है और तारक काय 2 केंद्रों के अंदर विभाजित हो जाता है। मध्य अवस्था के अंदर गुणसूत्र है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं और सेंट्रोमियर मध्य में होता है और जो गुणसूत्र की भुजाएं होती है वो बाहर की ओर होती है। पश्चावस्था के अंदर जो है वो अर्ध गुणसूत्र के अंदर ये बंट जाता है और गुणसूत्र की भुजाएं हैं वो अंदर की ओर होती है और सेंट्रोमियर है वो बाहर की ओर होता है। और अंत्यावस्था के अंदर टेलोफेज के अंदर जो अर्ध गुणसूत्र है वो आपस में मिलकर केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से समसूत्री विभाजन में केंद्र का निर्माण है वो 4 अवस्थाओं के अंदर है वो पूर्ण हो जाता है। अगला समसूत्री विभाजन की जो अगली अवस्था थी वो थी कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, वो 2 मेथड से, 2 विधियों के द्वारा पूर्ण होता है, जिसमें पहली जो विधि है वो है विदलन विधि या क्लीवेज मेथड। विदलन विधि या क्लीवेज मेथड, इसके अंदर क्या होता है कि एक खांच उत्पन्न होती है और जिसके कारण जो कोशिका द्रव्य होता है वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। इसके अंदर कोशिका के मध्य में एक खांच फ्यूरो उत्पन्न होती है, जिससे कोशिका द्रव्य जो होता है वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। दूसरी जो विधि है वो है कोशिका पटलिका विधि। कोशिका पटलिका विधि, सेल प्लेट मेथड। कोशिका पटलिका विधि या सेल प्लेट मेथड, इसके अंदर जो विभाजित कोशिका होती है उसके दोनों ओर सेलुलोज का जमा हो जाता है। इसके अंदर विभाजित कोशिका के दोनों ओर सेल्यूलोज का निर्माण होता है, जमा होता है, और जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं के बाद अब हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, कि भी समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो यह समसूत्री विभाजन जो होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए व मरम्मत के लिए जो आवश्यक कोशिकाओं का निर्माण होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। और निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, छोटे जीवों के अंदर, निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन जो होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन जो होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में वृद्धि और जो पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। और निम्न श्रेणी के जो छोटे जीव होते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन भी जो होता है वो भी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन के बाद कोशिका विभाजन का जो अगला प्रकार है वो है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। समसूत्री का मतलब एक कोशिका है वो समान भागों में टूट जाती है, लेकिन अर्धसूत्री का मतलब ये है कि इसमें और जो कोशिका होती है वो प्रारंभिक संख्या से आधी हो जाती है। तो पहले यदि अपन बात करें तो यह लैंगिक जनन जो
लैंगिक जनन के दौरान द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, लैंगिक जनन के दौरान जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है उनके अंदर है वो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में। पहले चरण के अंदर एक सिंगल सेल जो होती है वो 2 सेल के अंदर डिवाइड होती है और अगले चरण के अंदर वे 2 कोशिकाएं जो होती है वो 2 नई और संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में कुल 4 सेल का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसके 2 चरणों में आप पहला कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। कोशिका का विभाजन जो होता है वो बिल्कुल समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जिस प्रकार एक सिंगल सेल है वो टूटकर 2 सेलों में टूटती है, ठीक उसी प्रकार कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर जो है वो दोनों जो सेल्स बनी है वो 2 नई सेल्स का निर्माण करती है। तो इसके अंदर यदि अपन बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन और फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होते हैं वो लगभग दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए हम मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का जो है वो अध्ययन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। इसके अंदर संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसके अंदर संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन, रिडक्टिव डिवाइडेशन। ये कई प्रावस्थाओं के अंदर संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो कई प्रावस्थाओं के अंदर पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रथम जो प्रावस्था है वो है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था होती है, सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था होती है। आगे यदि अपन बात करें तो क्रॉसिंग ओवर की घटना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होता है। जीन विनिमय के दौरान ही जीनों का निर्माण होता है, जीन विनिमय से ही जीनों का निर्माण होता है। जीन हम जानते हैं आनुवंशिक इकाई होती है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो जीन विनिमय के कारण ही अगली पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं उनके अंदर विभिन्नता उत्पन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जीन विनिमय की घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जिसके अंदर जीनों का निर्माण होता है और जीन जो होते हैं उनके कारण आनुवंशिक विभिन्नता, जीनों के कारण आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। आगे अगली जो प्रावस्था है वो है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी प्रावस्था है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों के मध्य पट्टिका के दोनों ओर जमा हो जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य पट्टिका के दोनों ओर जमा हो जाते हैं। इस प्रावस्था में सेंट्रोमियर जो है वो बाहर की ओर होता है
और गुणसूत्रों की जो भुजाएं होती है वो अंदर की ओर होती है। बिल्कुल, पहले तो अपन कहेंगे गुणसूत्र मध्य पट्टिका के दोनों ओर जमा हो जाते हैं गुणसूत्र, और इस अवस्था में जो सेंट्रोमियर है, केंद्रक बिंदु, गुणसूत्र बिंदु सॉरी, वो अंदर की ओर और गुणसूत्र भुजाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर, गुणसूत्र भुजाएं हैं वो बाहर की ओर होती हैं। अगली जो प्रावस्था है, अगली प्रावस्था प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट के बाद जो अगली प्रावस्था है वो है एनाफेज फर्स्ट। तीसरी प्रावस्था जो है वो है एनाफेज फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का समूह बनता है, गुणसूत्र समूह बनता है अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर गुणसूत्रों के समूह का निर्माण होता है। अगली जो चौथी प्रावस्था है वो है टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसके अंदर क्रोमेटिन का जाल बनता है, क्रोमेटिन का जाल जो है वो बनता है टीलोफेज फर्स्ट के अंदर, और इस प्रावस्था के अंदर दो संतति कोशिकाएं हैं, बनने में सहायक होती है। क्रोमेटिन का जाल जो है वो विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं में टूट जाता है। इस प्रकार एक सिंगल सेल जो होती है वो दो भागों में टूट जाती है। अगली जो हमने पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। बिल्कुल दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि एक जो सिंगल सेल है वो इन चार चरणों के अंदर है, वो दो संतति सेल में टूटी है, वैसे ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर दो संतति कोशिकाएं जो होती है वो दो और नई संतति कोशिकाएं बना लेती है। इस प्रकार से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और एग्जाम का यही क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान चार कोशिकाओं का है वो निर्माण होता है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है उसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छी बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो ये क्या करता है, लैंगिक जनन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनाए रखने के अंदर और अर्धसूत्री विभाजन का विशेष महत्व होता है। गुणसूत्रों की संख्या समान, लैंगिक जनन में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनाए रखने के अंदर अर्धसूत्री विभाजन का विशेष महत्व होता है। अगली बात हमने पढ़ी थी क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय से, क्रॉसिंग ओवर के कारण जीन विनिमय से नए लक्षण बनते हैं, नए लक्षणों का निर्माण होता है, नए लक्षण अगली पीढ़ी के अंदर है वो उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है और हम जानते हैं आनुवांशिक विभिन्नता यदि उत्पन्न होती है तो नई जाति का निर्माण होता है, और नई जाति का यदि निर्माण होता है तो सीधी सी बात है
कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जैव विकास का आधार है। नए जीवों का निर्माण जैव विकास का आधार। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या अब एक से एक पीढ़ी के अंदर बराबर रहती है और जीन विनिमय के कारण नए लक्षणों का निर्माण होता है। आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है नए लक्षणों के कारण और जिससे नई जाति का निर्माण होता है और इससे जैव विकास का आधार बनती है। तो ये आपकी जो सेल बायोलॉजी थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो कंप्लीट होते हैं। कल अपन पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन।